Good morning. Today we are going to discuss about bad loan and bad bank. आज हम लोग बैड लोन और बैड बैंक्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं. पहले ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ बैंकिंग बिजनेस. बैंकिंग होता क्या है. बैंक इज़ बेसिकली अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. बैंक क्या है? एक वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाता है किसके किसके बीच. एक तो पब्लिक है जहाँ से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो बैंक फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, और इसी पैसे को बैंक लेंड करती है कहाँ पे? कॉर्पोरेट बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, इन लोगों को. यानी इकोनॉमी के अंदर एक वो लोग हैं जिनको हम हाउस होल्ड भी कहते हैं, जो कि अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, और बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ है जो कि इन पैसों को बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कराता है. किसके द्वारा? जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है. वो बिज़नेस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकते हैं, या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से बैंक क्या है? एक तरफ पब्लिक मनी एक्सेप्ट करता है, यानी पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और दूसरी तरफ उसी पैसे को वो लेंड करता है. तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में एसेट मैनेजमेंट का, एसेट और लायबिलिटी का मतलब होता है कि बैंकों ने जो उधार दिया है, जो लोन दिया है, बैंकों के लिए जो लोन उन्होंने कॉर्पोरेट्स को दिए हैं वो बैंकों के एसेट कहलाते हैं, और बैंकों को जो पैसे वापस देने होते हैं पब्लिक्स को, वो बैंकों के लिए लायबिलिटी कहलाती है. तो वैसी स्थिति में एसेट और लायबिलिटी को हमने समझ लिया. ठीक है. तो बैंकिंग बिजनेस में जो लोन एक्सटेंड किए जाते हैं वो हमेशा रिस्की होते हैं, और ये एसेट जो हमने कहा कि बैंकों ने जो उधार दिए हैं वही एसेट है. हो सकता है कि ये पैसे बैंकों के पास वापस ना आए. तो एक निश्चित अवधि के बाद जब ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, या बिजनेसेस जिन्होंने लोन लिया है बैंकों से वो अगर रीपे नहीं करते हैं, तो ऐसे एसेट को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग. नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो हैं जो कि अपना टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही अकाउंट को एनपीएस कहा जाता है. हमने ये देखा कि बैंकों का टिपिकली काम क्या है? लोन एक्सटेंड करना बिजनेसेस को, और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ये एसेट कहलाता है. और ये एसेट जब बैंकों के पास जब ये जो लोन्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट और रीपेमेंट नहीं आते हैं, तो ये एक अवधि के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, हमने डेफिनेशन देख लिया उसका क्या है, व्हाट इज़ एनपीए. यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम से हमने समझाने की कोशिश की है. बैंकों ने जो लोन अकाउंट ओपन किया किसी क्लाइंट का, वो क्या कहलाएगा? लोन अकाउंट. देन अगर ये अकाउंट रेगुलरली सर्व हो रहा है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट हो रहा है, तो ये अकाउंट कहलाएगा स्टैंडर्ड अकाउंट है. लेकिन अगर बैंकों के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट 90 डेज तक ओवर ड्यू रहते हैं, इसे कहा जाता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में वन टर्म ओवर ड्यू. इफ इट इज़ वन टर्म ओवर ड्यू, दैट इज़ मोर देन 90 डेज ओवर ड्यू, तो ऐसे अकाउंट को एनपीए की कैटेगरी में रख दिया जाता है. अब एनपीए की कैटेगरी में भी कई कैटेगरी होते हैं. एक है स्टैंडर्ड कैटेगरी, दूसरी है डाउटफुल, और तीसरा है लॉस एसेट. तो अगर कोई एनपीए 12 महीने तक रहता है, यानी अप टू 12 मंथ्स जो एनपीए होते हैं उसको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी कहते हैं हम लोग. देन अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गया, देन ये डाउटफुल एसेट हो जाता है, यानी इसके वापस आने की चांसेस कम होती है. और फिर उसके बाद जब भी बैंक के इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर या आरबीआई के इंस्पेक्शन में इस अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले हैं, तो फिर उसकी हम गिनती करते हैं लॉस्ट अकाउंट में. यानी अब बैंकों को इस पैसे के आने की संभावना नहीं है, और इसको लॉस एसेट में काउंट कर लेते हैं, और फिर ये
बैंकों के बैलेंस शीट में इसको रिकवर करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों से जो बैंक्स हैं, बैंक के अंदर एनपीए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इससे जो बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसके दूसरे नाम भी हैं, बैड बैंक्स भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, एआरसी भी है, या इसे इंडिया में अभी हम एक नाम जैसे नारकल के नाम से भी कहते हैं। तो बैड बैंक बेसिकली क्या है, जो बैड लोन्स को परचेज करके इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है कि जो बैंकिंग बिजनेस है, उस बैंकिंग बिजनेस के अंदर बैंक के बैलेंस शीट क्लीन हो जाते हैं और बैंक अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। सो अ बैड बैंक इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी दैट टेक्स अवे illiquid and risky assets held by the banks and financial institutions or banks. It is created to help clean their balance sheets by transferring their bad debts. बैड डेट्स कह लीजिए, बैड लोन्स कह लीजिए, एनपीए कह लीजिए, एक ही मतलब है। ट्रांसफरिंग देयर बैड लोन्स सो दैट बैंक्स कैन फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी। जो हमने पहले देखा कि बैंकों का कोर बिजनेस क्या है, वो पब्लिक मनी एक्सेप्ट करते हैं, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर मार्जिन ऐड करके वो लैंड करते हैं, यानी उधार देते हैं। सो बैंकों को अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए और जो असेट एनपीए हो गए हैं उनको बैड बैंक्स या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल आउट कर देना चाहिए। दे विल फाइंड इट हाउ टू रिवाइव इट, ठीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में भी बैड बैंक्स की बातचीत हो रही थी। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी 2021 यानी पिछले बजट के दौरान उन्होंने एक प्रपोज़ल प्रेजेंट किया था और कहा था कि इंडिया में बैंकिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुधारने के लिए, बैंकों के हेल्थ को इंश्योर करने के लिए वो एक बैड बैंक्स प्रपोज करती हैं, यानी उन्होंने बैड बैंक बनाने का एक प्रस्ताव रखा था और अब लगभग ये जो प्रस्ताव है वो कंक्रीट होने के कगार पर है। अभी 28 जनवरी 2022 को ठीक 3 दिन पहले यूनियन बजट से एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर दिनेश खारा ने ये कहा कि जिस बैड बैंक का प्रपोजल सजेस्ट किया गया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके लिए जो नेसेसरी परमिशंस हैं वो मिल गए हैं और ये बैड बैंक अभी रेडी हैं कि वो 15 ऐसे मामलों को टेक ओवर कर दे, यानी 15 ऐसे मामलों को वो लेने के लिए तैयार हैं जिनका कि टोटल वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से ऊपर है और ऐसा 31 मार्च 2022 तक वो कर सकते हैं। यानी बैंकों के अंदर जो आइडेंटिफाइड एनपीएज हैं उनमें से 15 मामले जो बड़े मामले हैं, जो 500 करोड़ से ऊपर के मामले हैं, ऐसे 15 केसेस को बैड बैंक एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और उसकी जो कुल वैल्यू है एनपीए की, ये बैड डेट की, वो 50,335 करोड़ प्रिसाइजली है। स्ट्रक्चर क्या होगा इस बैड बैंक का, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बैड बैंक के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें प्रपोज की गई हैं। एक तो बैड बैंक इटसेल्फ, जिसका नाम होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या नारकल। नारकल विल पिक अप बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड रिजॉल्व द बैड लोन्स। नारकल क्या करेगा, बैंकों से उनके बैड लोन्स यानी एनपीएस को परचेज कर लेगा और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से बैंकों का बैलेंस शीट क्लीन होगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा नारकल का, इसमें मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होगा, यानी नारकल इज़ प्रमोटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन जो मेजॉरिटी स्टेक होगा यानी 55% कम से कम या इससे अधिक जो स्टेक होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होगा। इसके साथ ही एक दूसरी और एंटिटी प्रपोज की गई है जिसका नाम है
India Debt Resolution Company Limited, IDRCL. It will be a service company or an operational entity which will manage assets and loop in market professionals and turnaround experts. ये जो asset को acquire करने का काम है, ये काम करेगी कौन? नार्कल। अब नार्कल के साथ साथ एक और संस्था होगी जिसका नाम है IDRCL। ये भी एक कंपनी होगी जिसमें कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर प्राइवेट बैंक्स होंगे और इसमें जो मार्केट प्रोफेशनल्स होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इट विल बी अ सर्विस कंपनी और एन ऑपरेशनल कंपनी विच विल मैनेज एसेट्स एंड लूप्स इन मार्केट प्रोफेशनल्स एंड टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स। टर्न अराउंड का मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग हैं उनको कैसे रिवाइव करना है, इसके लिए वो टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से IDRCL क्या करेंगे, जो अक्वायर्ड एसेट है उसको कैसे मैनेज करना है ताकि उस एसेट की वैल्यू को बढ़ाया जाए। तो ये एक बेहतर प्लान इसलिए भी है कि यहाँ पे आउटराइट सेल के ऑप्शन की बजाय वैसे सिक इंडस्ट्री जिनका अकाउंट NPA हो गया है उनको रिवाइव करने की भी कोशिश की जाएगी, उनमें वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की जाए ताकि वहाँ से एक वर्स्ट केस सिनेरियो में उनको हम रिवाइव कर सकते हैं और उसमें फर्दर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया मैं, जो दोनों के बीच नार्कल और IDRCL के बीच रिलेशनशिप होगा वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा, जिसमें कि जो नार्कल है ये प्रिंसिपल है जबकि ये एजेंट है। ये एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए सोली काम करेगा और प्रिंसिपल सोली इनसे ही सर्विस डराइव करेगा और इस तरीके से दोनों के बीच एक लीगल एग्रीमेंट होगा। जितने भी लोन प्रपोजल्स रेजोल्यूशन के लिए आएंगे उनको IDRCL रिवाइव करने की कोशिश करेगी। इसमें के जो फीचर्स हैं, Narkal will acquire assets by making an offer to the bank that we have already discussed. If offer is accepted, Narkal will be 15% of the agreed value to the banks. जो भी वैल्यू डराइव की जाएगी उस बैड लोन की या NPA की, उसका 15% अपफ्रंट पेमेंट नार्कल कर देगी किसको? बैंकों को। और ये बैंकों की लिक्विडिटी इससे क्या है? इम्प्रूव होगी। सो दिस इज़ वन पार्ट। जो बाकी के 85% रिमेनिंग अमाउंट है उनके लिए सिक्योरिटी रिसिट्स उनको ऑफ़र किए जाएंगे और उस सिक्योरिटी रिसिट्स को 5 साल के अंदर विद इन 5 years दैट इज़ टू बी दैट कैन बी लिक्विडेटेड बाय द बैंक्स। और इन 5 सालों में कोशिश ये की जाएगी कि ये जो बैड एसेट है या NPA है उसको रिवाइव किया जाए और उसकी वैल्यू को एनहांस किया जाए ताकि जो सिक्योरिटी रिसिट्स की वैल्यू है वो भी बढ़ सके। आफ्टर नार्कल्स एक्विजिशन IDRCL विल बी लूप्ड इन फॉर मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन। अब गवर्नमेंट के रोल को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो 85% सिक्योरिटी रिसिट है वो हो सकता है कि 5 साल के अंदर और कम भी हो जाए उसकी वैल्यू। सपोज़ 15% जो मान लीजिए कोई लोन है जिसका वैल्यू से 100 करोड़ है, उसमें 15 करोड़ मतलब NPA की वैल्यू को 100 करोड़ डिफाइन किया गया, उसमें 15 करोड़ तो बैंकों को अपफ्रंट मिल जाएंगे और 85 करोड़ सिक्योरिटी रिसिट्स के तौर पर ऑफ़र किया जाएगा इनको बैंकों को। किसके द्वारा? नार्कल के द्वारा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो 85 करोड़ की वैल्यू उस NPA से नार्कल डेराइव ना कर पाए। तो वैसी स्थिति में क्या है, ये पूरा का पूरा बैड बैंक, ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। वैसे में गवर्नमेंट क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि जो 85% सिक्योरिटी रिसिट्स का वैल्यूएशन है, ये उसकी वैल्यू अगर कम आती है, जो भी वैल्यू उस समय दी गई होगी, तो गवर्नमेंट उसमें गारंटर के तौर पर होगी और उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी 30,600 करोड़ रुपए का एक
बैक सिक्योरिटी रेसिट्स उनको बैकअप करने के लिए एक प्लान दिया हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गारंटी अप टू ₹30,600 करोड़ टू बैक सिक्योरिटी रेसिट्स टू बी इशूड बाय नार्कल फॉर एक्वायरिंग स्ट्रेस्ड लोन असेट्स। यानी इस स्ट्रेस्ड लोन असेट्स को अक्वायर करने में जो 85% की सिक्योरिटी दी गई है, वहाँ पे उसको इंश्योर करने के लिए अगर उसकी वैल्यू जो उस समय डिसाइड की गई थी उससे कम आती है 85% सिक्योरिटी रेसिट्स की वैल्यू, मान लीजिए तब हमने 100 करोड़ की वैल्यू ली थी, तो 85 करोड़ का इसका मतलब हुआ 85 करोड़ है। अगर 5 साल के बाद इसकी वैल्यू सपोज 75 करोड़ ही रह जाती है, तो वैसे में जो 10 करोड़ का मार्जिन है सिक्योरिटी रेसिट्स में, वो इस 30,600 करोड़ का जो गवर्नमेंट की तरफ से बैकअप प्लान दिया गया है वहाँ से लिया जा सकता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का 30,600 करोड़ का जो प्लान है वो सिर्फ 5 साल के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब ये है कि जो IDRCL है या नार्कल है उसको एक टाइम बाउंड मैनर में इसे रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा वक्त अगर लेंगे तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इनके ऊपर वैलिड नहीं होगी, यानी सरकार उसके बाद फिर इसको ऑनर नहीं करेगी। सो दे आर बाउंड टू मेक द टर्न अराउंड और डू वॉट एवर काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन दे वॉन्ट टू विद इन दिस 5 years ओनली। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।